नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि किस विषय पर हम बात करने वाले हैं। हमसे टैक्स क्यों लिया जाता है और टैक्स जो लिया जाता है आखिर उस टैक्स का सरकार करती क्या है। लगातार आप लोगों ने देखा होगा कि इस विषय को लेकर के चर्चा होती रहती है कि हम रोड टैक्स भी दे रहे हैं और टोल टैक्स भी दे रहे हैं। अगर हमने रोड टैक्स दिया तो टोल टैक्स देने की आवश्यकता क्यों है, और प्रतिदिन की वस्तुएं जब हम खरीदते हैं तो उस पर हम टैक्स अदा करते ही हैं, चाहे सुई हो या तलवार हो, कुछ भी हम खरीदें उस पर हम टैक्स अदा ही करते हैं। उसके बावजूद हमारी इनकम पर सरकार हमसे टैक्स क्यों लेती है, अर्थात जो टैक्स का मकड़जाल हमारे देश में दिखाई देता है। कुछ लोगों का ये कहना है कि इसकी वजह से न केवल एक व्यक्ति परेशान है बल्कि फर्म या उत्पादक कंपनियां भी परेशान हैं। कई बार ये भी कहा जाता है कि इसकी वजह से भारत में विदेशी निवेश भी प्रभावित होता है। अब बात यह है कि जिस विषय को लेकर के हमसे टैक्स क्यों लिया जाता है और उस टैक्स का सरकार क्या करती है, वो टैक्स कहाँ जाता है, किसके लिए प्रयोग होता है, ये भी चर्चा होती रहती है कि कुछ लोग टैक्स दे रहे हैं और उसका लाभ बाकी लोगों को मिल रहा है। जैसे जो योजनाएं चलाई जाती हैं, कल्याणकारी योजनाएं, उन योजनाओं को लेकर के आपत्ति होती है। आखिर ऐसा क्या है और संविधान क्या इसमें कुछ कहता है, या संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा हम कर सकते हैं। तो इस सेशन में न केवल हम आर्थिक पक्ष पर बात करेंगे बल्कि हम इसके राजनीतिक पक्ष पर भी बात करेंगे। आप ऐसे कह सकते हैं कि एक विषय के हिसाब से हम पॉलिटी से भी इसको कोरिलेट करेंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और एक एक करके उन सभी बातों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि जो टैक्स है वो है एक अनिवार्य भुगतान है, आपको सरकार को देना ही देना है और कानूनी रूप से यह बाध्यकारी है कि आप सरकार को टैक्स देंगे। और सरकार के पास भी ऐसा करने के लिए, मतलब टैक्स आपसे लेने के लिए अधिकार है, यानी कि कानूनी अधिकार सरकार के पास है। लेकिन जो टैक्स आप देते हैं उसके बदले सरकार से आप कुछ अपेक्षा नहीं कर सकते कि सरकार उसके बदले मुझे कुछ दे ही। वो अलग बात है कि सरकार उससे सुविधाओं का विकास करेगी इत्यादि, वो हम समझने वाले हैं। तो जो टैक्स हमसे लिया जाता है, हमसे क्यों लिया जाता है, उसका उपयोग कहाँ होता है, उन्हीं सभी मुद्दों पर बात करने वाले हैं। तो हाइपोथेटिकल दो व्यक्तियों का नाम ले लेते हैं। एक है जिनका नाम है निरहु और एक व्यक्ति है जिसका नाम है घुरहु। दोनों के बारे में समझ लेते हैं। ये जो निरहु और घुरहु हैं, एक व्यक्ति की आय की बात करें, एक व्यक्ति की जो आय है, मान लिया कि इस व्यक्ति की आय 8 लाख रुपए है, तो हमने ऐसे समझ लिया। और जो घुरहु हैं, इनकी जो आय है, घुरहु की आय, इनकी महज 2 लाख रुपए आय है। दोनों के बीच में अगर हम आय असमानता की बात करें, आय असमानता, असमानता तो अधिक है। आय असमानता कितनी है? स्वाभाविक सी बात है, दोनों को अगर देखेंगे तो 6 लाख दोनों की आय में असमानता है। अब सरकार का काम क्या है और संविधान क्या कहता है, संविधान की प्रस्तावना क्या कहती है, संवैधानिक प्रावधान क्या कहते हैं, उन सभी को ध्यान रखना है। तो सरकार क्या की, इस व्यक्ति से यानी कि निरहु से कहा कि आप एक काम करिए, टैक्स दे दीजिए, टैक्स दे दीजिए, जो आपकी इनकम है उस इनकम के हिसाब से आप टैक्स दे दीजिए। तो सरकार ने इनसे कहा कि भैया आपको ना 60 लाख रुपए 60,000 रुपये टैक्स देना है, 60,000 रुपये टैक्स। अब ये भी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है कि ये जो 8 लाख रुपए बताया गया है, 2 लाख रुपए बताया गया है, यह वार्षिक है और वार्षिक आय पर ही टैक्स लगता है, ये भी आप लोगों को पता है। इसको, ये जो मैंने 60,000 रुपये लिखा है, इसको उस तरीके से ना देखें जो बजट में टैक्स स्लैब सरकार डिसाइड करती है। ये केवल एक काल्पनिक उदाहरण है, इसी के जरिए हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इनसे कहा कि आपको 60,000 रुपये टैक्स देना है, लेकिन जो घुरहु हैं इनसे कहा कि आपको कोई टैक्स नहीं देना है, जीरो टैक्स देना है। तो जीरो टैक्स इनके लिए कह दिया गया। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब बताइए, दोनों के बीच में जो आय असमानता हमें दिखाई दे रही है, हम कहेंगे अब आय में अंतर, आय में अंतर कितना बचा? स्वाभाविक सी बात है, यहाँ 60,000 उन्होंने दे दिया है तो 5,40,000 आय में अंतर दोनों के बचा।
यानी कि एक बात तो हमें समझ में आ गई कि इसके ज़रिए ये जो टैक्स लिया गया है, इसके ज़रिए सरकार ने क्या किया, इसके माध्यम से दोनों के आय में अंतर को कम किया। आप ऐसे कहेंगे आय असमानता, आय असमानता इसको सरकार ने कम कर लिया। कैसे? टैक्स के ज़रिए, टैक्स कलेक्शन के ज़रिए। लेकिन बात यही नहीं बनेगी, अभी हमें और इसमें बहुत सारी बातों को समझना है। तो जो आय में अंतर हुआ है, उसको अंतर था उसे सरकार ने कम कर लिया टैक्स के ज़रिए। जो सरकार ने टैक्स लिया इसका कहीं ना कहीं उपयोग तो करेगी। तो मान लेते हैं सरकार ने मनरेगा योजना चली रही है और इसमें अकुशल श्रमिकों को रोजगार दिया जाता है। मनरेगा के तहत जो व्यक्ति काम करते हैं, मान लिया कि 300 रुपये उन व्यक्तियों को दिहाड़ी दी जाती है या दैनिक मजदूरी दी जाती है। तो दैनिक मजदूरी 300 रुपये सरकार दे रही है। अब बताइए, इस व्यक्ति की, जो व्यक्ति इसमें काम कर रहा है, उसकी आय हो रही है। ये कौन सी आय है? कारक आय, क्योंकि इसने सेवा दिया है, ठीक है, सर्विस दिया है, तो इसे कारक आय की प्राप्ति हो रही है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। कारक आय की प्राप्ति हो रही है तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो मनरेगा के तहत काम कर रहे हैं। ये 60,000 रुपये जो टैक्स के रूप में लिया गया है, या जो टैक्स के रूप में लिया गया है, उस टैक्स से सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं का विकास किया या कल्याणकारी योजनाएं शुरू की, और ऐसा करके सरकार ने आय का पुनर्वितरण कर दिया। यहाँ पर क्या किया? आय का पुनर्वितरण, सरकार ने इसका पुनर्वितरण कर लिया। तो दूसरा उद्देश्य इसका समझ में आ गया। लेकिन अभी यहीं नहीं रुकेंगे, कुछ और बातें यहाँ पर समझेंगे। अब एक बात सोचिए, सरकार ने ये जो टैक्स के रूप में लिया है, या सरकार जो टैक्स लेती है उस टैक्स से क्या कर रही है? तो उसने स्कूल खोल दिया, स्कूल के साथ साथ हॉस्पिटल खोल दिया। हॉस्पिटल के साथ साथ सरकार ने टॉयलेट बनवा दिया, टॉयलेट। और अगर आप लोगों को याद हो तो स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत सभी लोगों को टॉयलेट उपलब्ध कराया गया है। वो अलग बात है कि आंकड़े क्या कहते हैं, लेकिन टॉयलेट उपलब्ध कराया गया है, टॉयलेट बनवा करके दिया गया है, बनाने के लिए मौद्रिक बेनिफिट भी दिया गया है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब बताइए, ये एक व्यक्ति है जिसकी इनकम, निरहू की इनकम 8 लाख रुपए है। निरहू अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में शिक्षा दे सकते हैं। अगर बच्चों को स्वास्थ्य से संबंधित अगर कोई समस्या हुई, उन्हें खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार कुछ भी हुआ, तो वो अच्छे हॉस्पिटल में ले जा करके इलाज करा सकते हैं। स्वाभाविक सी बात है, इनकी इनकम अच्छी है तो ये अपने लिए सुविधाओं का विकास कर चुके होंगे, यानी कि इनकी जो लाइफ स्टाइल है सुविधाओं का उपभोग करने की वजह से काफ़ी अच्छी है, यानी ये सुविधाओं का उपभोग कर पा रहे हैं। लेकिन क्या घुरहु भी उन्हीं सुविधाओं का उतनी ही मात्रा में उपभोग कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। ये अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला दिला ही नहीं पा रहे हैं। यहाँ तक कि ये बच्चों को मजदूरी पर लगा देंगे क्योंकि इनकी इनकम इतनी नहीं है, और जो परिवार है, परिवार की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। अब सरकार ने ये जो विकास किया है, इसको मैंने कहा कि यह सुविधाओं का विकास किया है, और सुविधाओं का विकास करके जो सुविधाओं के उपभोग के स्तर में निरहू और घुरहू के मध्य अंतर था, उस अंतर को भी सरकार ने कम कर दिया। तो हम यहाँ पर कहेंगे सुविधाओं का उपभोग, ठीक है, उपभोग। यहाँ पर जो असमानता थी या अंतर था, उस अंतर को कम कर दिया। अब यहाँ समझने वाली बात यह है, यहाँ 3 तो हम लोगों ने बातें समझ ली कि जो टैक्स लगाया जाता है आय असमानता को कम करने के लिए, आय का पुनर्वितरण करने के लिए, और सुविधाओं के उपभोग के स्तर पर जो असमानता विद्यमान है उस असमानता को कम करने के लिए। तो क्या इस स्कूल में, इस हॉस्पिटल में निरहू अपने बच्चों का इलाज नहीं करा सकते? बिल्कुल करा सकते हैं। ये तो सभी के लिए फ्री है, और ये
जरूर सबको दिया गया है, तो अब इनके पास भी सुविधाओं का उपभोग, स्वच्छता, सैनिटेशन सुनिश्चित हो पाया। अब यहाँ से थोड़ा सा हम ट्विस्ट करते हैं और चीज़ों को और समझने की कोशिश करते हैं। हमारे संविधान की प्रस्तावना में न्याय की बात कही गई है, स्वतंत्रता की बात कही गई है, समता की बात कही गई है। 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है, 2 प्रकार के समता की बात कही गई है। अब थोड़ी देर के लिए न्याय की बात करते हैं। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना है। तो सुनिश्चित करने के लिए सोचिए, बिना स्कूलिंग के, बिना शिक्षा के क्या आपका सामाजिक स्तर बेहतर हो सकता है? शायद हो जाए, कोई अपवाद हो सकता है, लेकिन सामान्यतः ये संभव नहीं है। तो स्कूलिंग ज़रूरी है आपके सामाजिक स्तर को बढ़ाने के लिए, ठीक है। और अवेयरनेस, बाकी सारी चीज़ें बढ़ेंगी, इससे समाज में आपका स्तर ऊंचा होगा। आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा तो आपके साथ अस्पृश्य व्यवहार भी नहीं किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर एक व्यक्ति को जुकाम हो जाए नॉर्मली, तो दूसरा व्यक्ति उससे सेकेंड करने से बचता है, हाथ मिलाने से बचता है, क्योंकि संक्रमण हो जाएगा। उसे पता है कि यह बीमारी छूने से फैलती है, मतलब बीमारी तो नहीं है लेकिन हम कह रहे हैं कि बीमारी फैलती है, जैसे कोविड। अगर वो व्यक्ति स्वस्थ है, उसे मेडिकल फैसिलिटी मिली है, स्वस्थ होगा, तो भी समाज में उसका स्तर ऊंचा होगा। सभी लोग उसके साथ भेदभाव व्यवहार नहीं करेंगे, भेदभावपूर्ण। टॉयलेट यानी कि स्वच्छता होगा तो भी समाज में उसे अच्छा माना जाएगा। और इसीलिए तो भेदभाव समाज में होता रहा है कि कुछ वर्ग जातियों के संदर्भ में बात करें तो वो कुछ ऐसे काम करते हैं जिसे समाज अच्छा नहीं मानता, इसीलिए तो भेदभाव होता था। अब बताइए, स्वच्छता मिल गई, बीमारियां कम हो गई, अगर बीमार हो रहा है तो भी हॉस्पिटल की सुविधा है और उसको शिक्षा मिल रही है, तो सामाजिक न्याय तो सुनिश्चित होगा। अब आर्थिक न्याय की बात कर लेते हैं। आप शिक्षित होंगे और बाजार के अनुसार आपकी शिक्षा हुई है, तो इसका मतलब ये है कि बाजार में जा कर के जो बाजार की ज़रूरतें हैं उसके अनुसार आप सेवाएं देंगे और उसके मुताबिक आपको भुगतान किया जाएगा, यानी कि वेतन मिलेगा। स्वाभाविक सी बात है, आपकी आय बढ़ेगी। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि आपकी स्कूलिंग अच्छी हुई है, आपको शिक्षा मिला हुआ है। अगर आप स्वस्थ हैं, हर जो एम्प्लॉयर है वो क्या चाहता है, जो जॉब देता है या कह लीजिए कि जो कंपनी का, फैक्ट्री का मालिक है, वो क्या चाहता है, हमारा एम्प्लॉय स्वस्थ रहे, बार बार छुट्टी न ले, स्वस्थ रहेगा तो काम भी बेहतर करेगा, ठीक है। और जब ऐसा होगा, सैनिटेशन होगा तो ये कम होगा, हॉस्पिटल की ज़रूरत कम पड़ेगी। और ऐसा जब होगा यानी कि आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, यानी कि आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और मजबूत होने से आपका आर्थिक न्याय भी सुनिश्चित होगा, ठीक है। यहाँ तक बातें हमने यहाँ से कोरिलेट करके देख लिया। और जब आप शिक्षित होंगे तो अपने राजनीतिक अधिकारों के बारे में जानेंगे और जो राजनीतिक भागीदारी आपकी है वो बढ़ जाएगी। सही गलत का फ़र्क आप समझ पाएंगे। राजनीतिक भागीदारी, किस व्यक्ति को चुनना है, कौन व्यक्ति मेरे लिए, मेरे बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर हो सकता है, उसका चुनाव बेहतर कर पाएगा। ये अलग बात है कि वोट बिकता है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब बात कर लेते हैं, 3 प्रकार की न्याय की हमने बात कर ली, स्वतंत्रता की बात कर लेते हैं। स्वतंत्रता में एक महत्वपूर्ण है जिसे कहते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सर्वोच्च न्यायालय ने डिसीजन देते हुए कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मजबूत करने के लिए डेटा का होना ज़रूरी है। डेटा कैसा? यानी कि आपके पास तथ्य होने चाहिए। तथ्य प्राप्त करने के लिए, जैसे मान लेते हैं कि मेरे गांव के प्रधान ने कोई भ्रष्टाचार किया है, तो तमाम वेबसाइट है जिससे मैं देख सकता हूं कि किस परियोजना के लिए कितना अलॉटमेंट हुआ है और किस परियोजना पर कितना एक्सपेंडिचर हुआ, मतलब कितना खर्च किया गया है और वास्तव में कितना खर्च हुआ है, ये मुझे पता है। लेकिन वो जो बातें हैं, उस तथ्य को प्रमाणित करने के लिए केवल मौखिक या शब्दों के जरिए, शब्दों के जाल में तो मैं नहीं कह सकता। मैं इसके लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का प्रयोग करूंगा और ये तभी कर पाऊंगा
जब मैं अपने अधिकारों के बारे में अवेयर हूँगा, यानी कि मुझे शिक्षा मिली है। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। और अगर मुझे शिक्षा मिली है तो मैं राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में जानता हूँ, राइट टू एजुकेशन के बारे में जानता हूँ, और तब मैं राइट टू इंफॉर्मेशन का प्रयोग करके आंकड़े एकत्र करूँगा और अपनी बात को, यानी कि अपनी अभिव्यक्ति को तथ्यतः प्रमाणित कर दूँगा, यानी कि तथ्यों के हिसाब से प्रमाणित कर दूँगा। तो बताइए, ये हुआ, इसका मतलब ये है कि मेरी स्वतंत्रता भी सुदृढ़ होगी। अब समता की बात कर लेते हैं। सरकार ने ये कहा है, संविधान ये प्रावधान देता है कि आप हमारे देश के जितने भी सार्वजनिक पद हैं, उन सभी सार्वजनिक पद, यानी कि आप राष्ट्रपति भी बनने की योग्यता रखते हैं अगर निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं। आप राष्ट्रपति पद पर भी जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सारी चीज़ें पता तो होनी चाहिए कि उसमें मुझे किन किन शर्तों को पूरा करना पड़ेगा। सरकार, संविधान ये अवसर देता है, लेकिन उन अवसरों का लाभ आप, जो भारत का सबसे उच्च पद माना जाता है, उच्च पद का मतलब ये है कि जहाँ तक एक कॉमन मैन भी कोशिश कर सकता है वहाँ तक भी पहुँच सकता है, पहुँच तो वो राष्ट्रपति तक भी सकता है। लेकिन IAS और IFS, IPS ये ऐसी नौकरी है जहां एक कॉमन व्यक्ति भी जाने की कोशिश कर सकता है और पहुंच सकता है। वो अवसर संविधान दे रहा है, सरकार दे रही है। उस अवसर का लाभ आप कैसे उठा पाएंगे? जब ये होगा। प्रतिष्ठा आपकी समाज में बेहतर होगी जब ये सारी चीज़ें होंगी। तो सरकार ने टैक्स वसूल करके, टैक्स जो आपसे लिया, उनके माध्यम से इन सभी सुविधाओं को, इन सभी कार्यों को सुनिश्चित किया। अब बात कर लेते हैं संविधान के कुछ आर्टिकल के बारे में। जब मैंने हॉस्पिटल और स्कूल की बात की और स्वच्छता की बात की, तो संविधान का अनुच्छेद 21 है, 21A है, जो शिक्षा के अधिकार की बात करता है। तो शिक्षा के अधिकार की बात कर लीजिए। संविधान का अनुच्छेद 39 भी है। संविधान का अनुच्छेद 39 में, जिसमें ख और ग, इसके जो सब डिवीजन हैं, जिसे हम कहते हैं कि यह संविधान का वह अनुच्छेद है जिसमें इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान दिए गए हैं। अच्छा, इसके साथ साथ संविधान का अनुच्छेद 41 भी है। 41 ये कहता है काम और शिक्षा की पूर्ति, ठीक है। अच्छा, इसकी पूर्ति के साथ साथ संविधान का अनुच्छेद 45 भी है, जो कहता है 6 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा। संविधान का अनुच्छेद 46 भी है, वो कहता है जो SC हैं, ST हैं और जो कमज़ोर वर्ग हैं, उनकी शिक्षा और उनके आर्थिक हितों या अर्थ हितों की पूर्ति। 47 कहता है पोषण स्तर को सुनिश्चित करना और लोक स्वास्थ्य की बात करता है, हॉस्पिटल, लोक स्वास्थ्य। इसके साथ साथ प्रस्तावना में जितनी महत्वपूर्ण बातें हैं जो यहाँ से कोरिलेट होती हैं, उनको हमने समझ लिया। और इन सभी के ज़रिए अब बताइए हमने क्या कर लिया? अंततः सरकार का उद्देश्य क्या है, क्या चाहता है? हमारा देश कल्याणकारी राज्य है, और कल्याणकारी राज्य तब तक सुनिश्चित नहीं होगा, तब तक उसके उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होगी, जब तक हम समावेशी विकास न कर लें। समावेशी विकास हो जिसमें सभी वर्ग, सभी व्यक्ति शामिल हो, समाज का सबसे निचला तबका भी शामिल हो। तो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार जो टैक्स लेती है, इन क्षेत्रों पर खर्च करती है, व्यय करती है, और इसके माध्यम से समावेशी विकास के लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास करती है। उम्मीद है ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा, कोरिलेशन भी समझ में आया होगा। आज के सेशन में इतना ही, अगले किसी सेशन में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं।